सामने आया था, इसमें से एक की अब गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पीड़ित परिवार उठा रहे हैं। अब पुलिस की एक और कार्यशैली पर सवाल उठाया है जहांगीरपुरी से, जहां पर एक एसएचओ महिला को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। देश की राजधानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। इस इलाके में पुलिस की टीम देर रात गश्त लगा रही थी, तभी एक महिला पर एसएचओ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने महिला को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि वीडियो को देखकर पुलिस के अलग दावे हैं। पुलिस ने बताया ये वीडियो 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात का है। जब पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, तब कुछ लोग पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक पुरुष और महिला पूरे नशे में थे। एसआई का कॉलर खींचने लगे, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां जिहादी गैंग ने एक नाबालिग बच्ची को अपना शिकार बनाया है। किस तरीके से उस लड़की को बहलाया, फुसलाया और उसके बाद किस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये पूरी खबर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार प्रदेश की राजधानी भोपाल में मामला सामने आया है, जहां फैजल ने नाम बदलकर घटना को अंजाम दिया है। फैजल ने अपना नाम शान पंडित रखकर सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक नाबालिग से रेप किया। अब पूरे मामले में एक डॉक्टर का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीएचएमएस डॉक्टर ने इस साजिश में फैजल का साथ दिया और नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने पर उसका गर्भपात किया था। हालांकि अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके क्लिनिक को भी सील कर दिया है। जांच पड़ताल में पाया गया तो जो डॉक्टर हैं वो चिरायू क्लिनिक में बीएससी एमडी के नाम से एक क्लिनिक चला रहे हैं और उसमें उन्होंने इलीगल ट्रेड किया। इसी के आधार पर आज हमने मेडिकल टीम ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और मामला सामने आया तेलंगाना के वारंगल से, जहां पर 2 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। पूरी खबर क्या है 1 मिनट की रिपोर्ट में आप देखिए। तेलंगाना के वारंगल में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ हिंदू नाबालिग बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले 2 मुस्लिम युवकों पर लगा है। परिजनों की माने तो दोनों युवक छोटी बच्ची को बहला फुसला कर पिछले 6 महीने से उसका यौन शोषण कर रहे थे। जब इस बात की खबर बच्ची के माता पिता को लगी तो उन्हें पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वारंगल पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सघनता से इस मामले की जांच में जुट गई है। जब इस बात की खबर स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने आरोपी के घर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुछ लोगों ने घर के बाहर न्याय की मांग करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं, जहां धर्म परिवर्तन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल जो मामला सामने आया है वो सिंध प्रांत से, जहां पर एक हिंदू युवती का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार देश के कई हिस्सों से जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है, जहां उर्मिला नाम की युवती को पहले तो किडनैप किया गया, उसके बाद उसे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। इस बात की शिकायत परिजनों ने थाने में 24 दिसंबर को कराई थी, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजन काफी गुस्से में हैं।
न्याय की मांग को लेकर युवती के परिजन सिंध के मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वी वांट जस्टिस नारे के साथ कराची प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। 5 आरोपियों पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए 1 मिनट में। बिहार की राजधानी पटना को शर्मसार करने वाली घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाईपास थाना इलाके में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाते हुए मुकेश कुमार, सुग्रीव कुमार और गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने मासूम के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। वही बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर एक कमरे में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद वो उसे वहां बदहवास छोड़कर भाग गए। आज बिहार में जिस तरह से बलात्कार, लूट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं, वो सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां सैकड़ों लोगों के सिर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के घरों में, होटलों में दरारें पड़ रही हैं, जिसको देखकर लोग दहशत में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ में लोगों के घर धंस रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में है। यहाँ क्या होने वाला है? प्रकृति आखिर क्या चाहती है? सालों से पहाड़ों पर रहने वाले, इसके साथ जीने मरने वालों के सामने अस्तित्व पर मंडराते खतरे के बाद अजीबोगरीब संकट खड़ा है। अपने घरों को बचाने के लिए लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके में मशाल जुलूस निकालकर इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, सिंचाई, गृह विभाग के अलावा गढ़वाल के आयुक्त और चमोली के जिलाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बीच प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच जोशीमठ में बीआरओ, एनटीपीसी के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने से करीब 500 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। जोशीमठ में लोग दिन रात में खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने तमाम सेक्टर्स के तमाम बड़े लोगों से मुलाकात की। यूपी इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की दिशा लोगों से उन्होंने मुलाकात की। चाहे वो अगर बात की जाए बॉलीवुड के लोग हों, उद्योग जगत के लोग हों, या तमाम उस क्षेत्र के लोग जो कि निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी फाइनल किया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नगर निगम चुनाव के बाद आज दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा। एमसीडी के एकीकरण के बाद पहली बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने पार्षद पद के लिए शैली ओबरॉय को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर यानी उपमहापौर पद के चुनाव में आपने आले मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सियासी अंकगणित आपके पक्ष में है, लेकिन बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ अपना मेयर चुने जाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ सदन से चुने जाने वाले स्थायी समिति के चुनाव में भी आप व भाजपा आमने सामने है। निगम सचिवालय ने समय की बचत के लिए सभी पदों के लिए एक साथ मतदान कराने के लिए निर्णय लिया है। मतों की पहचान के लिए सभी पदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र छपवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुंबई की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। साथ ही साथ मुंबई में फिल्मी कलाकारों से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। और इसी बीच जो निवेश हुआ, उद्योग जगत का जो निवेश हुआ, वो 5 लाख करोड़ का हुआ।
तो ये बहुत खास खबर है, बड़ी खबर है, इसको विस्तार से 1 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार जोर शोर से काम में जुटी हुई है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए सिर्फ यूपी के मंत्री ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी दिन रात एक कर दिए हैं। मुंबई दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ अकेले ही 5 लाख करोड़ का निवेश लेकर यूपी लौटे। मुंबई में यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सीएम योगी ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। इसमें रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी सहित 2 दर्जन से अधिक उद्योगपति शामिल रहे। योगी ने उद्योगपतियों से बेफिक्र होकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपील की कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। सीएम योगी ने देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। उद्योगपतियों से मिलने के बाद सीएम ने फिल्म कलाकारों से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तवांग में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसकी गूंज अंडमान निकोबार में भी सुनाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की चर्चा की है और कहा है कि हमें सेना पर गर्व है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के अंडमान निकोबार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत जवानों ने जय घोष किया। राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए उनके शौर्य की तारीफ की और तवांग से लेकर गलवान तक हिंद के वीरों के पराक्रम का बखान किया। जो विपक्ष चीन को खदेड़ने वाले जवानों के शौर्य पर सवाल उठाता रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अरुणाचल में हमारे जवानों को चीन पीट रहा है, उन्हीं राहुल गांधी को राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए खरी खरी सुनाई। गलवान में हमारे सेना के जवानों ने इस बार जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, बाहर बोलने के लिए कुछ भी बोल दे कोई। मुझे तो एक एक कदम पर क्या क्या हुआ है उसकी पूरी जानकारी है। हिंदुस्तान की आर्मी ने तवांग में चीन को जो सबक सिखाया, उसकी तारीफ अंडमान निकोबार में रक्षा मंत्री ने की और सीमा पार संदेश दिया कि शांति पसंद हिंदुस्तान वक्त आने पर सबक सिखाना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जंग चल रही है, लेकिन इसी बीच सीज फायर का ऐलान किया गया रूस की तरफ से। और इस सीज फायर के दौरान अगले 36 घंटे तक यूक्रेन पर रूसी सेना किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेगी। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। अगले 2 दिनों तक ऐसी कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। रूस और यूक्रेन के बीच 11 महीने से चल रही बारूदी जंग अगले 36 घंटे के लिए रोक दी गई है। ईसाई धर्मगुरु पेट्रियो किरिल की अपील के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया है। 6 और 7 जनवरी के दौरान रूसी सेना यूक्रेन पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगी। दरअसल हर साल 7 जनवरी को रूस में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी त्योहार को लेकर बिशप ने पुतिन से युद्ध विराम की अपील की थी, जिसके बाद पुतिन ने युद्ध रोकने का फैसला किया है। क्रिसमस को लेकर रशिया ने युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि रूस के युद्ध विराम का प्रस्ताव हाइपोक्रेसी है। यूक्रेनियों का कहना है कि एक और पुतिन युद्ध में हर रोज मासूमों की जान ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो खुद को एक संत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां पर 36 घंटे का सीज फायर की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को एक बड़ी मदद का ऐलान किया है। $3 अरब की बड़ी मदद का ऐलान। इसके अलावा आधुनिक वाहनों की भी मदद अमेरिका यूक्रेन को करेगा। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप देखिए। लगभग 11 महीने से जारी रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही रूसी राष्ट्रपति ने 36 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की हो, लेकिन नए साल में दोनों देशों की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमले से साफ है कि युद्ध अभी बहुत लंबा खिंचेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि ना जेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने को। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को करीब $3 अरब के सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें पहली बार कई दर्जनों ब्रैडली लड़ाकू वाहन शामिल होंगे। पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की वॉशिंगटन की यात्रा के बाद इस सहायता की घोषणा की गई।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार घातक और शक्तिशाली हथियार भेजने का नया कदम यूक्रेन को रूसी सेना को पीछे हटाने में मदद करने के लिए है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी मदद के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बाइडेन का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, फ्रेंच मैगजीन में कार्टून को देखकर भड़का तेहरान और इसी को लेकर जो है जबरदस्त तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई है। और क्या कुछ कहा गया और इसको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां दशकों से फ्रांस का रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहा था, लेकिन एक कार्टून की वजह से ईरान ने इस सेंटर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। फ्रांस पर ईरान के गुस्से की वजह है वहां छपने वाली एक मैगजीन, जो फिर से अपने कार्टून को लेकर विवादों में है। इस मैगजीन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमनेई का कार्टून छापा गया है, जिसकी वजह से ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने विवादित कार्टून पर विरोध जताते हुए फ्रांस के रिसर्च इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया है और इसे जवाबी कार्रवाई का पहला कदम बताया है। दरअसल फ्रांस की इस विवादित मैगजीन ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में अयतुल्ला अली खमेनी का एक कार्टून छापा था। इससे पहले ईरान ने फ्रांस की राजदूत को भी तलब कर इस पर कड़ा विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है गुजरात के वडोदरा से, जहां पर हेरिटेज कार शो का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है। सड़कों पर विंटेज कार की एक लंबी लाइन दिख रही है। बड़ा अद्भुत ये नजारा देखने को मिल रहा है। 1 मिनट में ये तस्वीर आप देखिए, रिपोर्ट देखिए। विंटेज लग्जरी कारों के कलेक्शन की तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां 21 गन सैल्यूट कॉनकॉर्ड डी एलिगेंस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में करीब 75 एक से बढ़कर एक हेरिटेज कारें नजर आएंगी। 75 गाड़ियों के साथ 75 सालों का जो स्वर्णिम ये उत्सव है, इसको मनाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं और वो बड़ी शालीनता से गुजरात की जनता को रास्ते में दर्शन देते हुए लेते हुए पहुँचेंगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मोटरिंग महोत्सव का ये मशहूर 10वां संस्करण शहर के लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में आयोजित किया जाएगा। इवेंट से पहले वडोदरा से केवड़िया तक रैली निकाली गई, जिसमें विंटेज और क्लासिक कारें सड़कों पर नजर आई। इन सभी कारों के अलावा मोटरिंग हेरिटेज के इतिहास में पहली बार वडोदरा के महाराजा कारों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।